आपके वीडियो को अपलोडिंग में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मॉर्निंग में यहाँ बहुत बारिश हो रही थी। तो जो एडिटिंग करने वाला हमारा टेक्निकल स्टाफ है वो आ नहीं पाया, वो लेट से आया, तो जिसकी वजह से 2-3 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का डिले हो गया। तो हम लोग आज फिर DPP3 के रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, एक दो स्टूडेंट ने ये पूछा है कि DPP कैसे डाउनलोड करें। यार मेरे को लग रहा था कि तुम लोग को इतना आइडिया होगा, और अगर किसी को आइडिया नहीं है तो वो क्या करो कि डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे लिंक दिया हुआ रहता है PDF फाइल का, आप वहां पे क्लिक करो, ठीक है ना। तो मैं एक काम करूंगा कि आज वाले में तो एक नया DPP आपको अपलोड किया जा रहा है, वो SHM का है। अब आगे से मैं हर एक दिन सारे के लिंक को कॉपी कर दूंगा, जिसको जिस DPP को डाउनलोड करना है वो कर सकता है, ठीक है बच्चों। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना कोई बड़ी बात है नहीं, आप देखोगे वीडियो के साइड में आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक बटन होगा, आप उसको प्रेस करो तो आपको वहां पे PDF फाइल दिख जाएगा। ओके, चलो तो कल रिमेनिंग क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 15 है ना। 15 जो क्वेश्चन है बच्चों, ये बार बार एग्जाम में आता है। अब जरा मैं इसको आपको अच्छे से क्लियर कर दूं। ये आपका आया 2019 JEE मेन में। ओके, देखो क्या क्वेश्चन क्या करता है, इसमें कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर कर दूं। ये कई बार रिपीट हुआ है भाई, अलग अलग एग्जाम में रिपीट होता रहता है। देखो यहां पे लिखा हुआ है CP एंड CV आर स्पेसिफिक हीट। अब मोलर हीट नहीं बोल रहा है, स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट का मतलब हो गया कि इसको इसने डिफाइन कर लिया है यूनिट मास के लिए। यूनिट मास के लिए मतलब 1 ग्राम के लिए। अगर आपका CP माइनस CV फॉर एनी गैस 1 मोल के लिए, जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है, अगर उस CP की बात करोगे तो CP माइनस CV इक्वल टू R। लेकिन CP माइनस CV इक्वल टू R तब लिखते हैं जब हम लोग डिफाइन करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। और मोलर हीट कैपेसिटी 1 ग्राम के लिए नहीं बल्कि 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं। और ये सारे गैसेस के लिए क्या होता है, सेम। CP माइनस CV इक्वल टू सेम होता है, दैट इज R। लेकिन तुम यहां देख रहे हो कि हाइड्रोजन के लिए CP माइनस CV को A कहा जा रहा है और नाइट्रोजन के लिए CP माइनस CV को B कर रहा है। तो आपको यहां कंफ्यूजन हुआ कि क्यों एक को A दूसरे को B बोल रहे हैं। तो दोस्त यहां पे थोड़ा ध्यान से देखो, लिखा हुआ है मोलर हीट कैपेसिटी नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ग्राम के लिए डिफाइन करते हैं। तो एक काम करते हैं, 1 मोल के लिए CP माइनस CV इक्वल्स टू R होता है। तो अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम में, आप ध्यान दो, हाइड्रोजन के 1 ग्राम का मतलब क्या हो गया, हाफ मोल। तो इस पूरे इक्वेशन को हाफ से डिवाइड कर दो, तो हाइड्रोजन गैस के लिए हो जाएगा CP माइनस CV इक्वल टू R बाई 2। क्यों किए, क्योंकि 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब हो गया हाफ मोल, आधा मोल। तो सीधी सी बात है, 1 मोल के लिए R, तो हाफ मोल के लिए R बाई 2। ओके, अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन के लिए CP माइनस CV R अपॉन 28 हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के लिए भी जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करोगे तो 1 ग्राम ही बोलोगे, और 1 ग्राम का मतलब नाइट्रोजन के लिए हो जाएगा 1/28 मोल, क्योंकि 28 ग्राम यानी 28 ग्राम का 1 मोल होता है। तो वो हो जाएगा 1/28, एंड इसको उसने किससे डिनोट किया हुआ है, B से। तो ऑटोमेटिकली देखो हाइड्रोजन के लिए CP माइनस CV इक्वल टू A और नाइट्रोजन के लिए CP माइनस CV इक्वल टू R अपॉन 28। याद रखेंगे यहां CP CV स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की जा रही है। अगर मोलर हीट कैपेसिटी होता तो सारे गैस के लिए CP माइनस CV क्या होता है, R। ठीक है, अब यहां से देखो, तो यहां पे अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो R इक्वल टू 2A, और अगर यहां नाइट्रोजन वाले इक्वेशन की बात करेंगे तो R इक्वल टू 28B। तो यहां भी R इक्वल टू 2A, यहां R इक्वल टू 28B। इसका मतलब है 2A इज इक्वल टू 28B। अब 2 से 28 कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये आ गया कितना आपका A इक्वल्स टू 14B। तो दिस इज द राइट आंसर।
तो इस क्वेश्चन में आपको आगे से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्लियर कट देख लेना है कि वहां मोलर हीट कैपेसिटी कहा गया है या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है, आप सभी से सॉल्व हो गया होगा। ये भी आपका 2019 का ही पूछा हुआ जेईई मेन का। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि ये दो स्लैब है, दो टुकड़ा है, दोनों का थिकनेस, एक का थिकनेस d है, दूसरे का 3d है, एक की कंडक्टिविटी 3k है और दूसरे की k है। इधर का टेम्परेचर आपका θ2 है और इधर का टेम्परेचर क्या है θ1, एंड इट इज गिवन कि θ2 ग्रेटर देन θ1, है ना, वहां पे छूट गया है शायद, नहीं ठीक लिखा हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों का जो इंटरफेस है उसका टेम्परेचर बताओ, यानी θ0 का टेम्परेचर, इसको हमने मान लिया है θ0, ओके, और कंडक्टिविटी इसकी 3k और इसकी k है। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे फॉर स्लैब 1 यानी इस स्लैब के लिए। तो देखो स्टेडी स्टेट में तुम्हें पता है कि रेट ऑफ हीट फ्लो हर एक क्रॉस सेक्शन से क्या होता है, सेम, सब जगह से जो हीट का फ्लो होगा वो क्या होगा, सेम। तो सीधी सी बात है, अगर पहले स्लैब की बात करें तो H इक्वल्स टू 3k यानी कंडक्टिविटी इंटू A θ2 माइनस θ1 अपॉन D, और स्लैब 2 की बात करें तो H इक्वल्स टू Ka, है ना, K और A कंडक्टिविटी A, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, दोनों का सेम मान लेते हैं। और इसके लिए हॉट जंक्शन ये है, कोल्ड जंक्शन ये है, तो θ0 माइनस θ1 अपॉन जो थिकनेस है आपका वो हो गया 3D। फिर क्या करोगे, इन दोनों को इक्वेट कर लो, और यहां से जब इक्वेट करोगे, आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस, इक्वेट करके सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है, फटाफट सॉल्व कर लोगे। तो θ0 की जो वैल्यू आएगी निकल के θ1 अपॉन 10 प्लस 9 θ2 अपॉन 10। ओके बच्चों, तो ये आपसे सॉल्व हो गया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जरा इसको हम लोग समझते हैं। ये आपका जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि एक स्फेरिकल बॉडी है, यार ढंग से समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो बॉडी का टेम्परेचर मान लो T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts जो कि 300 केल्विन है। इसका रेडियस मान लेते हैं R है, पूरे स्फेयर का। इसके ऊपर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिर रहा है ना, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, इसके ऊपर रेडिएशन आ रहा है, सराउंडिंग के अलावा कहीं से आ रहा है। तो उस एनर्जी को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो एनर्जी जो दी गई है उसकी इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये कितनी एनर्जी रिसीव करेगा अपने पास पर सेकेंड, इसके लिए आपको इंटेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एरिया में फिर कहोगे कि सर आपने सिर्फ पाई आर स्क्वायर लिया। तो देखो पैरेलल बीम अगर ऐसे आ रहा है तो ये स्फेयर का जो इफेक्टिव एरिया हम लोग लेंगे, हमेशा याद रखना, अगर कोई रे आपका पैरेलल आ रहा, अगर वो रेडियली आता तो 4 पाई आर स्क्वायर लेते, लेकिन वो पैरेलल आ रहा है तो इफेक्टिव एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ही होगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो इस स्फेयर का होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, जो एक डिस्क के जैसा होगा। ध्यान से सुनो, अगर रेज उसके ऊपर रेडियली गिरता हर एक तरफ से तो 4 पाई आर स्क्वायर लेते, लेकिन जब कभी भी ये पैरेलल लाइंस आएंगी तो आप इफेक्टिव एरिया जो लोगे वो कितना लोगे, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इंटू इंटेंसिटी, दिस इज एनर्जी गेन बाय द स्फेयर पर सेकेंड। ठीक, अब इस एनर्जी गेन करने की वजह से उसका टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा तो वो रेडिएट भी करेगा स्टीफेंस लॉ से। तो वहां से हम लोग निकालेंगे एनर्जी लॉस पर सेकेंड। तो स्टीफेंस लॉ के हिसाब से कोई बॉडी जो रेडिएट करके एनर्जी लॉस करता है, रेट ऑफ हीट लॉस जो कल हमने देखा था, वो होता है सिग्मा एरिया। अब तुम कहोगे कि एरिया अब आपने ले लिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो रेडिएशन जब वो स्फेयर करेगा तो उससे निकलने वाली जो लाइट होगी वो तो हर जगह से रेडियली आउटवर्ड निकलेगा, इसलिए यहां पे जो एरिया लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहां एरिया लेंगे पाई आर स्क्वायर, यहां एरिया लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर।
यहाँ एरिया पाई आर स्क्वायर इसलिए लिए क्योंकि ये एनर्जी जो रिसीव हो रही है वो पैरेलल बीम से, और यहाँ पे वो एज ए सोर्स इमिट कर रहा है हर एक डायरेक्शन में। क्लियर है? और उसका टेम्परेचर T होगा और आपका सराउंडिंग का मान लो Ts है। कहता है इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम आने का मतलब क्या हुआ कि जितनी एनर्जी वो रिसीव कर रहा है उतनी एनर्जी इमिट कर रहा है। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? मेंटेन। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि एनर्जी लॉस इक्वल टू एनर्जी गेन। तो एनर्जी लॉस पर सेकेंड, एनर्जी गेन, दोनों को इक्वेट कर दो। तो एनर्जी लॉस पर सेकेंड, दिस इज एनर्जी लॉस पर सेकेंड एंड दिस इज एनर्जी गेन। अब देखो यहाँ पे क्या कैंसिल आउट होगा, पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इस प्रॉब्लम में इसका जो आपका कैलकुलेशन भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि उतने कम समय में इसको कैलकुलेट करना भी थोड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन कैलकुलेशन में भी देखो एग्जामिनर ने यहाँ पे ट्रिक दे दिया है, आप थोड़ा चलो देखो क्या करेंगे हम लोग। सिग्मा की वैल्यू हम लोग को पता है 5.767 होता है, तो लगभग 7 मान लेते हैं। 10 to the power -8 ये हो गया 4। ये बॉडी का टेम्परेचर जो कि अपने को निकालना है, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर I is given 912। अब देखो यहां से एक काम करो, t to the power 4 minus ts to the power 4 equals to, ये इसको नीचे भेज दो। नीचे 10 का पावर -8 ऊपर चला गया तो 10 का पावर 8 हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, ये है 5.7 और ये है 4, तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 57 into 4 करोगे तो ये 228 आएगा, 228 के आसपास आएगा। और 228 से 912, 225 रहता, अगर ये 900 रहता तो 4 टाइम्स में कटता, तो ये 900 से थोड़ा ज्यादा है, ये 225 से थोड़ा ज्यादा है, तो अल्टीमेटली ये 4 टाइम्स में कैंसिल होगा। लेकिन यहाँ एक पॉइंट है जिसका 0 ऊपर जाएगा तो ये 40 आ जाएगा। तो यहाँ 40 लिखना बहुत मुश्किल तुम्हारे लिए नहीं हुआ। इसको 900 एज्यूम कर लो और इसको 225 एज्यूम कर लो, तो आपका लगभग उतना आ जाएगा। क्लियर है? चलो ये तो 40 हो गया, 40 into 10 का पावर 8, ये पॉइंट की वजह से 40 हुआ। इधर देखो सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 300, तो 300 का पावर 4, तो एक काम करते हैं 3 का पावर कितना हो जाएगा 4, 81, और 2 0 का पावर 4, तो 10 to the power 8 हो जाएगा। तो अगर इधर आएगा तो ये प्लस होगा, तो 81 into 10 का पावर 8 प्लस 40 into 10 का पावर 8, तो t का पावर 4 इक्वल टू 121 into 10 का पावर 8। अब देखो कि अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सीधी सी बात है। अगर 3 का स्क्वायर होता, 3 का पावर 4 करें इसको, 3 का पावर 4 करें तो 81 होता है। अब 4 का पावर 4 करें तो वो हो जाता है, 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा, तो 4 का पावर 4, तो 4 हो जाएगा 16 4 64, अब फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 256। तो जबकि ये कितना है 121, तो इसका मतलब है कि जो इसका 1 का पावर 4 होगा वो 3 और 4 के बीच में होगा। 3 जो है आपका कितना है 81, और 4 है 256, तो उनके बीच में ही कहीं होगा। तो अपने को चॉइस में ज्यादा फंसाया हुआ नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर मेरा आने वाला है 300 केल्विन और 400 केल्विन के बीच में, और उसका एकमात्र चॉइस दिया हुआ है 330 केल्विन, जो कि आप यहां से आंसर कर दो। तो आपको कैलकुलेशन में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आप इसको राइट डाउन कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका इलेक्ट्रिसिटी से मिलता जुलता है। इसमें क्या है कि एक रॉड है ए बी, यहां से लेके यहां तक, और इसका एक ब्रांच भी इस तरीके से है। P से Q तक का लेंथ L दिया हुआ है, और ये भी L होगा, और ये L/4 होगा, और ये भी L/4 होगा, ऐसा उसमें लिखा हुआ है सब। ठीक है ना? तो अब देखो A से B की टोटल लेंथ कितनी दी गई है 2L, तो अगर यहां से यहां तक L है तो ऑटोमेटिकली ये होगा L/2, और ये मान लेते हैं हम लोग L/2। तो इस तरीके से देखो आपके सामने मैंने पूरा लेंथ वगैरह लिख दिया है। अच्छा, थर्मल रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है L/KA, तो हमने इसको हम लोग मान लेते हैं L/KA को R। तो ये जो L/2 है ये ऑटोमेटिकली हो गया R/2,
L बाई के ए अगर R है तो L बाई 2 हो जाएगा R बाई 2, L बाई 4 हो गया R बाई 4, L हो गया R, ये भी हो गया R, R बाई 4, R बाई 2। ओके, चलो एक काम करो, पहले P और Q के बीच में इक्विवेलेंट निकालते हैं। P और Q के बीच में, तो ये तीनों सीरीज में, तो R बाई 4, R बाई 4 और R। तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी से कि R बाई 4 हो गया R बाई 2, R बाई 2 प्लस R हो गया 3R बाई 2। तो इसको पैरेलल में कैसे सॉल्व करेंगे, 3 बाई 2 R इंटू R। आपको याद होगा फॉर्मूला R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 3 बाई 2 R इंटू R अपॉन 3R बाई 2 प्लस R। जब इसको सॉल्व करेंगे बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा ये। तो ये आपका कैलकुलेट होके आएगा 3R बाई 5। ये किसके बीच आ गया बच्चों, P से Q के बीच। अच्छा, टोटल का अगर कैलकुलेट करेंगे तो अब देखो P और Q के बीच में आया 3R बाई 5, ये है R बाई 2, ये है R बाई 2। तो R बाई 2 R और R को 3R बाई 5 में ऐड कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा। तो R प्लस 3R बाई 5 ये आ गया आपका 8R बाई 5। तो ये R इक्विवेलेंट हो गया। अब देखो यहां A और B के बीच में जो हीट का फ्लो हो रहा है, तो H इक्वल टू सीधी सी बात है TH माइनस TC, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। टोटल करंट की बात करें, अगर टोटल करंट की बात करें तो H इक्वल्स टू दिस। तो सीधी सी बात है पूरा जो डिफरेंस है A से B तक का टेम्परेचर डिफरेंस है वो आपका कितना है 120 डिग्री अपॉन 8R बाई 5 ऊपर चला गया, तो ये हो गया करंट। और अगर P और Q के बीच बात करें तो P और Q के बीच में भी तो यही करंट जा रहा है, मतलब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा, और इनका इक्विवेलेंट कितना है 3R बाई 5। तो इनका इक्विवेलेंट जो है 3R बाई 5 है। तो H इक्वल टू लिख सकते हैं यहां माइनस यहां का टेम्परेचर TP माइनस TQ अपॉन R इक्विवेलेंट, और यहां से यहां के बीच में R इक्विवेलेंट कितना है 3R बाई 5। और H तो वही होगा जो पूरे सर्किट का होगा, क्योंकि ये दोनों जो H यहां से चलेगा, ये दोनों को अगर एक मान लेंगे, कहने का मतलब है ये पूरे को हमने रिप्लेस कर लिया है 3R बाई 5 से, तो उससे भी तो वही हीट क्रॉस होके जा रहा होगा। तो H इक्वल टू TP माइनस TQ अपॉन 3R बाई 5। अब H की जगह आप क्या लिख दोगे, H की जगह लिखोगे 5 बाई 8R इंटू 120, और यहां से 3R बाई 5 इधर ले आओ, तो 5 बाई 8R इंटू 120 इंटू 3R बाई 5। अब यहां से देखो R से R कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब 8 से 120 आपका 15 टाइम्स में कैंसिल हुआ, तो 15 इंटू 3 आपका क्या हो गया 45। तो TP माइनस TQ, तो TP माइनस TQ जो हो गया वो कितना हो गया 45 डिग्री। ओके बच्चों, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहां से क्वेश्चन आसान हो गया, इजी इसलिए हो गया क्योंकि अब ये नीट और एम्स का क्वेश्चन है जो एकदम आप आराम से बना सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप आराम से एग्जाम दो, पेपर डिफिकल्ट नहीं आता है, बस आप फॉर्मूला पढ़ के अच्छे से जाओ। तो देखो रिवाइज करते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे हमने विन्स लॉ में पढ़ा था कि T इक्वल्स टू बी बाई लैम्डा, या लैम्डा इक्वल्स टू बी बाई टी। तो देखो पहले क्या है कि पहले उसका जो बॉडी है उसका रेडिएट करने का जो पावर है, वो पावर स्टीफेंस लॉ से पावर ही आता है, पावर इक्वल टू सिग्मा ए और टेम्परेचर का पावर 4। तो टेम्परेचर की जगह हम लोग लिख दिए यहाँ पे B बाई लैम्डा नॉट, ठीक है, का पावर 4। फिर क्या बोलता है कि उसके टेम्परेचर को चेंज किया गया, और टेम्परेचर को चेंज किया गया जिससे कि उसका लैम्डा भी चेंज हो गया। अब लैम्डा जो हो गया वो हो गया 3 लैम्डा बाई 4। तो कितना टेम्परेचर हो जाएगा बच्चों, तो T इक्वल टू बी अपॉन 3 लैम्डा बाई 4 है ना। तो 4 कहां चला गया ऊपर, यानी नया टेम्परेचर आपका ये है। तो नया पावर क्या होगा, P डैश इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, और ये जो नया टेम्परेचर है इसका पावर 4। जब पावर 4 करोगे तो 4 का पावर और 3 का पावर जो है 256 बाहर आ जाएगा, और आपका 3 का पावर 4 जो है 81 भी
आउटसाइड आ जाएगा। तो अंदर में क्या रह गया, सिग्मा ए बी बाई लैम्डा नॉट का पावर 4। और ये देखो ये तो तुम्हारा पुराना वाला पावर है जो कि ऊपर में यहां लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली P डैश इक्वल टू 256 अपॉन 81 इंटू पी। तो इसका मतलब है कि ये नया वाला पावर पुराने वाले पावर का n टाइम्स यानी 256 अपॉन 81 टाइम्स हो जाएगा। तो यहां से बच्चों ये सॉल्व हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 22 देखो ये नीट में पूछा है और यही क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस में ही पूछा है, तो मैंने जानबूझ के इसको दिया ताकि आप देखो क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है। तो इसलिए आप अच्छे से ना सारे क्वेश्चंस को करते जाइए, इसमें से ही क्वेश्चन लड़ेगा, आप निश्चिंत रहिए। आपका क्वेश्चन कुछ ना कुछ सारे या डायरेक्ट क्वेश्चन आपका मैच कर जाए या उसका कॉन्सेप्ट मैच कर जाए। तो देखो अभी क्या बोल रहा है इसमें कि इनिशियली पावर जो था वो 450 वॉट था, फिर क्या किया उसने, रेडियस को बोलता है हाफ कर देने को, रेडियस को हाफ और टेम्परेचर को डबल। ठीक है, तो रेडियस को हाफ करोगे भाई, एरिया है इस रेडियस को हाफ करोगे तो वो तो इसके अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए 1/4, और यहाँ टेम्परेचर को डबल करोगे तो यहाँ पावर 4 है तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16, तो ऊपर में 16 और नीचे में 4, तो 16 अपॉन 4 कितना हो गया 4, यानी पावर जो है वो 4 टाइम्स रेज करेगा, तो आंसर होगा 1800 वॉट। कैसे आए 4 टाइम्स हुआ, समझ में आया ना। रेडियस को आप आधा किए तो रेडियस के अकॉर्डिंग पावर को 4 गुना घटना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर को आप डबल किए तो पावर को 16 गुना बढ़ना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग 16 टाइम्स बढ़ना चाहिए, रेडियस के हिसाब से 4 टाइम्स घटना चाहिए, तो 16/4 टाइम्स बढ़ना चाहिए, मतलब 4 टाइम्स बढ़ना चाहिए, और ये कितना आ गया 1800 वॉट। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 जो है आपका नीट 2016 ने पूछा है। इसमें दो आपका पैरेलल में लगा हुआ स्लैब है, कैसे है पैरेलल में, दोनों का जो है कंडक्टिविटी K1 और K2 दिया हुआ है, एरिया के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो हम दोनों का एरिया को A मान लेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो A अज्यूम कर लेंगे, और देखने से भी लग रहा है सेम है, और डिस्टेंस D है। तो पूछता है K इक्विवेलेंट, तो भाई पैरेलल में है तो एक काम करो, पैरेलल में हम लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और R इक्विवेलेंट को क्या लिखोगे L अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू 2A, क्योंकि पूरा कंपोजिट का जो एरिया होगा वो कितना होगा 2A, तो वो जो K इक्विवेलेंट और इंटू 2A जो है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक इस तरीके से R1 में लिखेंगे हम लोग L अपॉन K1A, तो K1A ऊपर चला जाएगा, R2 में लिखेंगे L अपॉन K2A, K2A कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। फिर यहां से देख लो आप एरिया एरिया को कैंसिल कर दो, तो K इक्विवेलेंट तुम्हारा कितना कैलकुलेट होके आ गया K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24, अब ये क्वेश्चन नंबर 24 जो है आपका ये एम्स में आया हुआ है, और इसमें क्या है कि दो सीरीज में लगा हुआ है, सीरीज में एक का लेंथ L1 है दूसरे का लेंथ L2 है, एक का लेंथ L1 है दूसरे का L2 है, और यहाँ पे हमें फिर से K इक्विवेलेंट निकालने को बोल रहा है। तो सीरीज में है तो आप क्या लिखोगे R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट की जगह पे लिखेंगे टोटल लेंथ, तो टोटल यहां से यहां तक का लेंथ L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू एरिया। R1 की जगह लिखेंगे यहां से यहां तक का लेंथ L1 अपॉन K1A, R2 की जगह लिखेंगे यहां से यहां तक का लेंथ L2 अपॉन K2A। A कैंसिल हो गया बच्चों, तो K इक्विवेलेंट, तो K इक्विवेलेंट को इधर भेज दो और इन सबको इसके नीचे ले आओ, क्योंकि चॉइस ऐसा ही दिया हुआ है। तो ये एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो K इक्विवेलेंट बहुत आराम से लिख सकते हैं L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। क्लियर है। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व हो गया होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, जो कि बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले तो देखो बॉडी 1 का टेम्परेचर T1 है, जिसको विंस लॉ से हम लोग लिख सकते हैं B अपॉन 200, और बॉडी 2 का टेम्परेचर T2 है, जिसको विंस लॉ से लिख सकते हैं B अपॉन 600। समझ रहे हो ना ये बात को, T बराबर B बाई लैम्डा, समझ गए ना, लैम्डा इसका भी दिया हुआ है इसका भी दिया हुआ है। अच्छा एक बात और गौर करना, मैंने यहाँ पे एरिया नहीं लिखा है, वजह यह है कि उसने P1 को बोला है पावर पर यूनिट एरिया,
तो यूनिट एरिया का मतलब 1 एरिया दोनों का लिया तो वो तो खैर कैंसिल ही हो गया। तो पावर का रेशियो सिग्मा इंटू T1 का पावर 4, P2 इक्वल टू सिग्मा इंटू T2 का पावर 4। एरिया क्यों नहीं लिया ये तुम समझ गए होगे। सिग्मा सिग्मा कैंसिल। अब देखो b बाई 200 अपॉन b बाई 600, तो 600 ऊपर चला जाएगा, 200 नीचे रहेगा, तो 2 से 6 3 टाइम्स कट जाएगा, तो 3 का पावर 4 नीचे 1 का पावर 4, तो ये बहुत आराम से आ गया आपका 81:1। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों कि जो पावर है आपका, अब क्या है ना कि आपको देख के डाटा लगेगा कि बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है, इमिसिविटी पूछ रहा है। तो देखो पावर इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्टीफेंस लॉ से E इंटू सिग्मा इंटू ए टी का पावर 4। अच्छा, जो एनर्जी दी गई है पर मिनट दी गई है, तो कहीं मिस्टेक नहीं करना है, उसको पहले 60 से डिवाइड कर लेंगे तो वो सेकेंड्स में आ जाएगा। तो 300 अपॉन 60, कहां सिली मिस्टेक होता है वो जरा ध्यान दो, 300 अपॉन 60। उसके बाद E की जगह E, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में गलती से बोल्ट्जमैन लिखा हुआ है, सिग्मा होता है ये, मतलब स्टीफेंस कांस्टेंट। अच्छा, फिर एरिया दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो यहां भी हम नहीं भूलेंगे कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करके। फिर टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करो, है ना, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो वो कितना हो जाएगा 1000। अब तुम्हें लग रहा हो कि कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, देखो आराम से सब कैंसिल हो जाएगा। पहली बात देखो, -8 -4 -12 और 30 का पावर 4, तो ये हो जाएगा +12, तो ऑटोमेटिकली ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। 60 से 300 5 टाइम्स, 5 इधर भी है 5 उधर भी है, कैंसिल, तो देखो ये 5 5 कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली E इक्वल्स टू, अब इधर 1 बचा, E इक्वल्स टू 1 अपॉन 5.6567, और ये एकदम आराम से सोच लो, 0 ऊपर हटा दो, 1000 अपॉन 567 कर सकते हैं, तो आ जाएगा 0.18। तो कैलकुलेशन भी बहुत मुश्किल नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, सिंपल है भाई, एरिया का रेशियो पूछ रहा है, तो U1 पहले वाले का पावर, तो सिग्मा इंटू A1 इंटू टेम्परेचर उसका दिया हुआ है 1000, केल्विन में आप कन्वर्ट करना होगा, डिग्री सेंटीग्रेड है उसको केल्विन में कन्वर्ट करो 1000। दूसरे का मान लो एरिया A2 और उसके टेम्परेचर को भी केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 500। अभी क्या है कि इसका रेशियो U1 अपॉन U2, अब जरा ध्यान देना है आपको, देखो यहाँ पे 12:1 भी है, 1:12 भी है, तो आपको देखो यहाँ 1/2 करना था, तो A1 अपॉन A2, और ये 500 से 1000 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, और पावर कितना है 4, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 16, तो ऊपर में A1 नीचे में A2। यहाँ U1 का वैल्यू 20 दिया हुआ है, U2 का वैल्यू 15 है, तो ये आ गया आपका 4/3, 4/3 इक्वल्स टू A1/A2 इंटू 16। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, तो 16 को नीचे भेज दो, तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू 4/48, दिस इज 1/12। क्लियर है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यहां भी आपको सिली मिस्टेक करने का बहुत सारा स्कोप है, तो ध्यान से देखना, A और B के बीच का टोटल लेंथ है 100 सेंटीमीटर, लेकिन जो टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री से 10 डिग्री, मतलब टोटल गैप हो गया 90 डिग्री का, लेकिन जो डिस्टेंस है टोटल वो है 100 सेंटीमीटर। फिर कहता है 60 सेंटीमीटर फ्रॉम B, ध्यान दो B से 60, अब यहां जल्दीबाजी में तुम इधर से भी 60 ले सकते हो, उसने कहा है B से 60, तो B कितने टेम्परेचर पे है 10 डिग्री, वहां से 60 का मतलब हो गया A से 40, तो कहता है उस पॉइंट का टेम्परेचर बताओ, यानी C का टेम्परेचर बताओ। तो सोच लो C है 60, अगर 10 से, तो 100 से कितना है 40, तो एक तो इसको बहुत जल्दी और बहुत आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखो टोटल है 100 सेंटीमीटर और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ 90 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 सेंटीमीटर में 90 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब हर 10 सेंटीमीटर आगे खिसकने पे 9 डिग्री घट रहा है। समझ रहे हो बात को, 100 सेंटीमीटर में 90, तो पर सेंटीमीटर कितना हो गया, सॉरी पर 10 सेंटीमीटर कितना हो गया, हर 10 सेंटीमीटर पे 9 डिग्री, तो यहां से 40 पे कितना
तो 9 चौके 36, 9 गुने 4 हो गया 36। तो 100 में से 36 माइनस कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा 64। एक तो बिना कैलकुलेशन के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं जल्दीबाजी में। और ये बात समझ में क्या 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 कहा मैंने, 100 सेंटीमीटर है और टोटल डिफरेंस कितना है 90 का। तो 90 डिग्री 100 में हो रहा है, तो 40 में कितना, तो सीधा लिख देंगे 90 अपॉन 100 इंटू 40, तो ये आ जाएगा 36। और 100 में से 36 घटा लोगे तो यहाँ का टेम्परेचर आ जाएगा 64। नहीं, अगर मेथड से बनाना चाहते हो तो भी ठीक है। एक काम करते हैं, हीट करंट बराबर टोटल टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस 10 अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। सुविधा के लिए काम करो, पूरे रेसिस्टेंस को मान लो 10 आर, इससे फायदा होगा तुमको। 100 सेंटीमीटर का मान लेते हैं 10 आर। कहने का मतलब हर एक 10 सेंटीमीटर में मान लेते हैं रेजिस्टेंस आर है, तो 100 में 10 आर हो गया। तो H इक्वल टू 100 माइनस 10 अपॉन 10 आर। 10 सेंटीमीटर में डिस्टेंस कितना मान लिया हमने, आर। फिर देखो A और C के बीच में तो A और C के बीच में लिखेंगे, तो वहां भी हीट तो वही जा रहा है, फ्लो हो रहा है, करंट तो वही फ्लो हो रहा है। तो H इक्वल टू 100 माइनस T अपॉन 4R। 4R क्योंकि समझ में आया, 40 सेंटीमीटर है और हर 10 सेंटीमीटर में हमने क्या माना हुआ है, R, तो ये हो गया 4R। अब H इक्वल टू दिस और H इक्वल टू दिस, दोनों को इक्वेट कर लो, यू विल गेट टेम्परेचर 64 डिग्री। तो ये रूल से है, रूल से भी आ जाएगा आराम से। इसमें बस कंफ्यूजन यही है कि आप जल्दीबाजी में ना 60 इधर से भी ले सकते हो। तो वहां एग्जाम में क्या है ना, अपने को पेशेंस बना के क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, ताकि जल्दीबाजी में सिली मिस्टेक ना हो सके। ठीक है, तो इसको लिख लो, सॉल्व हो गया तो कोई बात नहीं, लिख लो या तो लिख लो फिर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 और 30 तो बहुत आसान है। 29 में देखो, दो कंपोजिट रॉड है, एक की कंडक्टिविटी K1 है, दूसरे की K2 है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है K1 इक्वल टू K2 बाई 2, यानी इसकी कंडक्टिविटी की आधी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी कंडक्टिविटी आधी है, मतलब रेजिस्टेंस 2 गुना होगा। कंडक्टिविटी आधी का मतलब रेजिस्टेंस 2 गुना। तो इसका रेजिस्टेंस अगर R अज्यूम करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2R। तो कहता है टोटल ड्रॉप अगर 12 डिग्री का है तो A के क्रॉस कितना ड्रॉप होगा। तो टोटल ड्रॉप कितना है 12 डिग्री का। तो एक काम करते हैं, इसको 2R मान लेते हैं, इसको R, तो टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा 3R। तो हीट करंट H इक्वल टू हो जाएगा TH माइनस TC अपॉन 3R। अब वही हीट करंट अगर सीरीज में है तो यहाँ इसके क्रॉस भी तो वही होगा। तो A के लिए सिर्फ लिखोगे तो H इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई यहां से यहां तक का रेसिस्टेंस 2R। तो हमको इसके क्रॉस डिफरेंस निकालना है। तो TH माइनस T0 डिफरेंस इक्वल टू, इधर भेज दो इसको, H इंटू 2R। और जहां H है वहां ये पूरा चीज लिख दो, है ना। तो जहां H है वहां वो पूरा चीज लिख दो। तो TH माइनस T0 इक्वल टू TH माइनस TC अपॉन 3R, है ना, H की जगह इंटू 2R। R कैंसिल, TH माइनस TC 12 बाई 3 इंटू 2, सॉल्व करोगे 8 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इजी है। पहले एक ब्लैक बॉडी है जिससे हीट जो रिलीज हो रहा है Q लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू सिग्मा A T का पावर 4। फिर एक दूसरी बॉडी है जिससे मान लो कि रिलीज हो रहा है Q डैश, उसकी इमिसिविटी E दी गई है, वो ब्लैक बॉडी नहीं है इसलिए E का वैल्यू दिया हुआ है सिग्मा A, और टेम्परेचर ब्लैक बॉडी से 2 गुना है। इमिसिविटी 1/4 दिया हुआ है, 0.25 का मतलब 1/4 होता है सिग्मा A, और 2 का पावर हो जाएगा 16। तो देखो 16 से 4 कट गया तो 4 सिग्मा A T का पावर 4, और ये पुराना वाला Q है तो ऑटोमेटिकली Q डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 4Q। तो सिंपल है, देखो इतना आसान क्वेश्चन पूछता है, बस फॉर्मूला आप अच्छे से याद करके जाओ। ठीक है, तो चलो इस तरीके से हमारा ये डीपीपी कंप्लीट हुआ। आज वाला जो डीपीपी है वो डीपीपी आपका एसएचएम का है, और वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और डिस्क्रिप्शन कैसे देखना है, कुछ लोगों को दिक्कत होती है तो समझ लो कि एक लेफ्ट हैंड साइड में एक बटन है, उसको प्रेस करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो आज एसएचएम पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप रिवाइज करके इसको सॉल्व करो, फिर इसको हम लोग
डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, ठीक है, तो लिख लो इसको।